आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के बीच में मैं जो 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो मैथ के पोर्शन से, मैथ सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें मैथ पोर्शन में जो कैलकुलेशन वाले प्रश्न हैं, जो गणना वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप सभी लोगों के बीच में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार इस पेपर में इतना कठिनाई लेवल क्या था कि रिजल्ट इस बार इतना पुअर बना। आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 12 लाख के करीब, लगभग कि 12 लाख के करीब 12 लाख के करीब बच्चे एग्जाम दिए हुए थे। पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम, जो पीआरटी लेवल का पेपर होता है, प्राइमरी लेवल का। 12 लाख बच्चे एग्जाम दिए हुए थे, जिसमें से 3 लाख बच्चे पास हो पाए हैं इस एग्जाम को। 3 लाख बच्चे पास हो पाए हैं। तो आप जानते हैं कि यानी 3 लाख बच्चे पास हुए हैं टोटल कितने में? 12 में। इसको जानते हैं 1/4 भी कह सकते हैं। 1/4, इसको 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25%, यानी 25% लोग पास हुए हैं, यानी 75% बच्चे क्वालिफाई इस एग्जाम को नहीं कर पाए थे। आखिर क्या था ऐसा इस पेपर में, उसी पेपर को हम लोग देखेंगे। और जो बच्चे नए होंगे, इस बार जो जनवरी में सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को आप सभी लोग उसकी तैयारी कर भी रहे होंगे, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ऑफलाइन एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है, कितना कठिनाई लेवल का आता है, चाहे कितना आसान आता है। ठीक है, कठिन है, आसान है, अब आप सभी लोगों के सामने है, आप सभी लोग देखिएगा और समझिएगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए, आप सभी लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी 3 आयामी आकृतियां हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। घन, घनाभ, गोला और बेलन है। अगले ऑप्शन में है घन है, घनाभ है, अर्धवृत्त है और शंकु है। अगला ऑप्शन आपका है घन, घनाभ, वृत्त, शंकु। घन, घनाभ, वृत्त और त्रिभुज। 3 आयामी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो 3D फिगर कहा जाता है। 3D फिगर का मतलब होता है कि एक ऐसा फिगर जिसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए 3 डायमेंशन की आवश्यकता होती है। डायमेंशन मतलब, अगर इसको विज्ञान की भाषा में समझेंगे तो उसको बीमा शब्द से प्रयोग किया जाता है। डायमेंशन को बीमा कहा जाता है। और गणित की भाषा में समझेंगे तो उसको भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है, या उसको साइड कहा जाता है। ठीक है ना, भुजा या साइड, यहां पर लिख दे रहे हैं, भुजा या साइड। ठीक है ना, इंग्लिश में उसको भुजा या साइड कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो ये चारों ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो ये फिगर दिए हुए हैं, इन सभी फिगर्स में कौन 3D फिगर है? तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है, घन, घनाभ, गोला और बेलन। स्पष्ट हो रहा है कि यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर अर्धवृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त दिया हुआ है। जो हमारा घन होता है, तो घन में 3 चीजें पाई जाती हैं। घन हो या घनाभ हो, घन इस तरह का देखने में होता है। तो घन में 3 चीजें पाई जाती हैं, यानी 3 डायमेंशन पाई जाती है। आपकी लंबाई भी पाई जाती है, आपकी ये चौड़ाई भी पाई जाती है, और आपकी ये ऊंचाई भी पाई जाती है। ठीक है, यानी लंबाई भी पाई जाती है, चौड़ाई भी पाई जाती है और ऊंचाई भी, यानी 3 डायमेंशन होता है। घन में 3 डायमेंशन होता है, और तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसी को घन कहा जाता है। और जिसमें बराबर नहीं होती हैं उसको घनाभ कहा जाता है। यानी दोनों के दोनों फिगर 3D फिगर हैं। उसके बाद से गोला को इंग्लिश में स्फेयर कहा जाता है।
गोला को इंग्लिश में स्फेयर कहा जाता है। और स्फेयर आप किसको कहेंगे, जो क्रिकेट की गेंद होती है। सपोज करें कि कोई ऐसी क्रिकेट की गेंद है जो पूर्ण रूप से भरी हुई है, खोखली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पूर्ण रूप से भरी हुई क्रिकेट की गेंद है, उसी को हम लोग गोला कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोला यानी स्फेयर कहा जाता है। उसके बाद से अगला ऑप्शन में जो ये बेलन लिखा हुआ है, बेलन को आप लोग जानते हैं सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर यानी बेलन का मतलब जैसे कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है ना। ये मार्कर कैसा है, तो इसकी ये सतह कैसी है, तो बेलनाकार है। तो इसमें जो बेलनाकार होता है, तो इसमें 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं। ये भी देखने में कुछ ऐसा होता है, सपोज करिए, तो इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 डायमेंशन इसमें भी पाया जाता है। इस फेयर में 3 डायमेंशन पाई जाएंगे, कुछ न कुछ उसकी लंबाई होगी, कुछ न कुछ चौड़ाई होगी, और कुछ न कुछ उसकी हाइट यानी ऊंचाई होगी, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है, ऑप्शन में यहां पर समस्या इसमें है, जो अर्धवृत्त लिखा हुआ है, जो सेमी सर्कल लिखा हुआ है, इंग्लिश में सेमी सर्कल कहा जाता है अर्धवृत्त को। तो वृत्त हमारी 2D फिगर होता है। वृत्त कैसा फिगर होता है, तो वृत्त में सिर्फ और सिर्फ 2 बीमाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये तो अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा है, सपोज करिए ये वृत्त है और वृत्त का ये आधा हिस्सा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त क्या होता है, तो 2D फिगर होता है। उसके बाद से यहां पर शंकु लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, तो शंकु तो 3D फिगर होता ही है, ठीक है। शंकु कोण जिसे कहा जाता है, शंकु को हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कोण भी कहते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा शंकु का आकार हो गया, ठीक है ना। जो जोकर की टोपी होती है वो किस तरह की होती है, तो शंकु के आकार की होती है, ठीक है ना। 3D फिगर ये भी है, 3D फिगर ये भी है, 3D फिगर ये, लेकिन ये 3D फिगर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये वाला सही नहीं है। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो सर्कल है यानी वृत्त है, जो 2D फिगर है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। वो पूछा सभी में 3D फिगर होना चाहिए, तो इसमें भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2D फिगर वृत्त भी है और त्रिभुज भी है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, ठीक है, तो भुजा तो समांतर आमने सामने की बराबर भुजाएं होती ही हैं और कोण भी बराबर हो जाएगा, तो ये आकार आयत का आकार पकड़ लेगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोण उसी में बराबर हो सकते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे और जो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, समांतर भी होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सत्य है। लेकिन हमसे पूछा है सत्य कौन सा ऑप्शन नहीं है, सही तो यही है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की जांच करते हैं। अगला ऑप्शन है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यही ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। क्यों गलत है अभी बताते हैं, अगले ऑप्शन पर पहले चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है, क्लियर है। जब आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी और प्रत्येक कोण आयत का बराबर होता ही है, भुजाएं बराबर हो गई तो क्लियर है कि वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। अगला है यदि एक समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समचतुर्भुज कहा जाता है, ठीक है ना। तो यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, यहां पर एक पॉइंट मिल गया कि सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती ही हैं, सभी कोण भी बराबर दे दिया तो वो सीधे सीधे वर्ग हो जाएगा, वह एक वर्ग बन जाता है, क्लियर है। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट है। ये क्यों गलत है,
कह रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो, कैसा कोण बराबर है? सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण। देखिए ये आमने सामने के कोण हैं आपस में, ये दोनों कोण आपस में आमने सामने के, ये दोनों कोण आपस में आमने सामने कोण है। कह रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। और आयत में आपको पता होगा कि उसकी सभी भुजाएं भी सभी भुजाएं सभी कोण उसके बराबर होते हैं। और यहां सम्मुख कोण बस बराबर कह रहा है, जो अन्य सम्मुख कोण बचेंगे तो ऐसा तो ये भी तो हो सकता है, सपोज करिए कि कोई पतंग का आकार है, पतंग का आकार कुछ कोई ऐसा पतंग है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री का होगा और सपोज करिए 60 डिग्री बराबर हो और इसका पते नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब सम्मुख कोण बराबर रहेंगे लेकिन यहां पर सम्मुख कोण नहीं, सभी कोण बराबर होने चाहिए तभी वो आयत बनेगा, और वहां पर बस सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है ना। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, लेकिन इस प्रश्न के लिहाज से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हमारा होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यहां पर देखिए रक्त समूह दिया हुआ है और कितने विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यानी जो ए रक्त समूह है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 9 है, बी रक्त समूह में 6 है, 12 लड़के ऐसे हैं जिनका रक्त समूह क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है उनका, ओ है, ठीक है। इस तरह ये ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी हैं 30। चलिए प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का, तो सबसे अधिक रक्त समूह किसका पाया जा रहा है, तो 12 बच्चे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ओ समूह हमारा है, ओ समूह के 12 बच्चे हैं, ठीक है, यानी 12 ओ समूह है हमारा, 12 रक्त समूह क्या है, ओ है। उसके बाद से सबसे कम, तो सबसे कम आप देख पा रहे हो कि यहां पर ए बी है, कितना है, 3 है, ए बी कितना है हमारा 3 लोगों का ए बी है और 12 लोगों का ओ है, ठीक है, यानी ओ ग्रुप कितना है 12 है, ए बी ग्रुप कितना है 3 है। अब कह रहा है कि पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है कि जो पहले लिखा रहता है सबसे अधिक वाला का लिखा है और सबसे कम, इन दोनों का अनुपात है, तो इसमें इससे भाग दे देंगे, यानी 12 में 3 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी जो अंश में आता है उसको शुरुआत में लिख देते हैं, उसके बाद से ये अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं, जो हर में आता है उसको आगे लिख देते हैं, यानी 4 संबंध 1 आपका आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैटर्न में जो लुप्त संख्या यानी जो यहाँ पर खाली स्थान है उसको बताना है कि वहां पर कौन सी संख्या होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद से 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद से क्या लिखा हुआ है, तो 15 लिखा हुआ है, 15 के बाद से 45 लिखा हुआ है, यहाँ पर बीच में खाली स्थान है 45 लिखा है, उसके बाद से 66 लिखा है, उसके बाद से 91 लिखा है। देखिए इस तरह का जो पैटर्न का क्वेश्चन होता है, इन क्वेश्चन में कोई रूल नहीं कार्य करता है, ये प्रैक्टिस से चीजें आती हैं कि हाँ इसमें किस तरह का रूल बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक को अगर आप तोड़ेंगे तो इसको 1 into 1 लिख सकते हैं, एक को लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या करेंगे कि एक के बाद क्या आता है, तो एक के बाद आपका 2 आता है, 2 into, अगर एक के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या आती है, कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो एक के बाद प्राइम नंबर आपका आता है 3 आता है, यानी 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद से 2 के बाद से कौन संख्या आती है, तो 3 आती है, 3 इंटू उसके बाद से क्या हो जाएगा, एक के बाद से 3, 3 के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 5 आती है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3 के बाद से अगली संख्या आपकी क्या है, 4 होती है, और 4 के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 4 के बाद से 5 के बाद से कौन आएगी, तो 7 आएगी, तो 4 सत्ते 28, यानी यहाँ खाली स्थान में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए,
4 के बाद से 5 हो जाएगा, 5 के बाद से 7 के बाद से कौन सा आता है अभाज्य संख्या, तो 7 के बाद से 9 आता है, तो 9 पचे 45 हो गया। 5 के बाद से फिर संख्या कौन सी आती है, 6 आती है, और 9 के बाद से फिर 11 आता है, 11 छके 66 हो जाएगा। फिर 7 अगली संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो 7 हो जाएगा, और 11 के बाद से कौन सा संख्या आती है अभाज्य, 13 आती है, यानी 13 सत्ते 91, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है 28, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यही स्तर आया था आपके एग्जामिनेशन में, पेपर में, जिसमें काफी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रश्न है कि अम्मिनी किसी लड़की का नाम है, 36 सर्वसम, सर्वसम मतलब बराबर होता है, सर्वसम या सर्वांग सम, जिसकी सभी चीजें समान हो आपस में, ठीक है ना। तो 36 सर्वसम वर्ग, यानी 36 ये जो वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण समान होते हैं, इस तरह कितने वर्ग हैं, तो टोटल 36 वर्ग हैं, 36 वर्ग हैं। अब क्या कह रहा है, अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करना चाहती है। 36 छोटे छोटे उसके पास सर्वसंग वर्ग हैं, मतलब 36 वर्ग हैं, छोटे हैं या बड़े हैं उससे हमें नहीं पता है कि छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि मैं मान ले रहा हूं कि एक मात्रक भुजा वाला, एक यूनिट, ठीक है ना, मात्रक यहां पर एक यूनिट भुजा का, एक यूनिट भुजा का कोई वर्ग है, ठीक है ना। तो इसके पास कितने वर्ग हैं, 36 वर्ग हैं। जब एक यूनिट, तो ये भी एक यूनिट होगा आपका, जब वर्ग है तो ये भी एक यूनिट होगा। एरिया किसका, इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया आपको पता है कि 1 × 1 भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर आएगा, इसका क्या कहते हैं एरिया आएगा, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे कितने वर्ग हैं, तो छोटे छोटे आपके 36 वर्ग हैं। तो यानी टोटल एरिया अगर आप ध्यान देंगे तो 36 यूनिट वर्ग होगी, ठीक है। टोटल एरिया आपकी 36 यूनिट वर्ग होगी। अब वो करना क्या चाहता है कि आपको पता है कि 36 तो जो वर्ग, छोटे छोटे वर्ग के आकारों से 36 वर्ग वहां पर रखे गए हैं, उससे वो करना क्या चाहता है कि वो आयत बनाना चाहता है। और आयत जब बनाएगा, आयत का जब वो आकार देगा, शेप देगा, तो उसे एक कार्य करना पड़ेगा कि जो लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर होनी चाहिए, हमेशा के हमेशा 36, यही सबका तो ये एरिया यही है ना, तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 36 के बराबर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऐसे कई संख्याएं रख के देखेंगे कि जिनका दो संख्याओं का गुणनफल 36 हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर लंबाई, मान लीजिए कि मैं अगर किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हो और चौड़ाई 36 यूनिट हो, तो हमारा एरिया 36 रहेगा, 36 यूनिट वर्ग रहेगा। अगर मान लीजिए कि भुजा 2 सेंटीमीटर हो या 2 यूनिट हो, यूनिट मतलब मात्रक में सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, ठीक है, तो हमारा 36 के लिए क्या चाहिए, तो 18 गुना के क्या हो जाएगा आपका 36 मिल जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 3 के लिए क्या यहां चाहेगा, 12 × 36 आपको मिल जाएगा। अगर यहां पर 4 रहेगा तो 4 × 9 = 36, आपको 36 फिर मिल जाएगा। अगर 5 रहेगा तो 5 नहीं मिलेगा, 5 के गुणनफल के रूप में नहीं मिल पाएगा 36। 6 के रूप में आप देखेंगे तो 6 × 6 यानी 36 हो गया, ठीक है। इसके बाद से कोई अन्य दो कंडीशन नहीं है जिसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप तोड़ दें और वो 36 यूनिट वर्ग के बराबर हो जाए, ठीक है ना। यही कंडीशन होगा, मतलब एक कंडीशन ये हो गई, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो किस तरह का आयत बना सकता है, तो वो पहला आयत अगर सेट करके बनाएगा तो चाहेगा तो 1 यूनिट 36 यूनिट भुजा ले सकता है, वो चाहेगा तो 2 यूनिट 18 यूनिट भुजा ले सकता है, 3 यूनिट 12 यूनिट, ठीक है ना, 12 मात्रक भुजा ले सकता है, 4 यूनिट 9 यूनिट, 6 यूनिट 6 यूनिट ले सकता है, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। यानी कह रहा है कि 100 में कोई एक पूर्ण संख्या होल नंबर ऐड किया जाता है और फिर उसी नंबर को माइनस भी किया जाता है। ठीक है ना, 100 में एक संख्या को जोड़ा जाता है और उसी संख्या को फिर घटाया जाता है और इस प्रकार जो प्राप्त हो जाती है संख्या, उन दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है हमसे। तो ठीक है, तो मान रहे हैं कि माना हम उसमें x जोड़ेंगे और x ही घटाएंगे। ठीक है ना, तो 100 है तो 100 में मैं x जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, ये पहली संख्या हमारी हो गई। 100 में से x को मैं माइनस कर दे रहा हूं, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है ना, अब कह रहा है कि ये दोनों संख्या हमारी प्राप्त हो गई। अब इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दे रहे हैं कि 100 प्लस x पहली संख्या हमारी है और इसमें जोड़ना है 100 माइनस x दूसरी संख्या। कुछ नहीं, ये प्लस है तो 100 प्लस x ऐसे रहेगा ही और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसमें तो कितना हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा और इस प्लस का माइनस चिन्ह में गुणा होगा तो माइनस। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे कि माइनस x से ये प्लस x आपका कैंसिल हो जाएगा और 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी वाला आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, लिखा हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है कि 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 डॉट डॉट किया हुआ, यानी इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जितनी बार आपको इच्छा करे लिख लीजिए। ठीक है ना, लिखने के बाद क्या करिए, कह रहा है इसके विषम संख्या पदों का, पद का मतलब ये होता है टर्म होता है। तो देखिए पहला पद है, इसमें ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठवां पद है, टर्म होता है। ठीक है ना, कह रहा है कि जो ये इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, जो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके विषम संख्या पदों का योगफल, विषम संख्या पद यानी हमको विषम संख्या के टर्म तक लिखना है। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ध्यान देंगे तो ये सम पदों तक लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक जो आपका 6 है, 6 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या तक लिखा हुआ है और वो विषम संख्या तक कह रहा है। तो क्या करना है, एक स्टेप मुझे आगे बढ़ा देना है, एक स्टेप आगे चले जाएंगे। अगर 6 के बाद से 7 पर अगर चले जाएंगे तो 7 पर क्या मिलेगा, तो पहले प्लस 5 लिख रहा है, फिर माइनस 5 लिख रहा है, फिर प्लस 5 लिख रहा है, फिर माइनस 5, फिर प्लस 5 माइनस 5, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस 5 आपका आ जाएगा 7वें नंबर पर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, क्या बच रहा है, प्लस 5 बच रहा है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जो मैं सीटेट का पहले वीडियो बनाया हूं, जो सीटेट की पहले क्लास पढ़ी हुई है, उस क्लास में इस तरह के कम से कम मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराया था और सेम लगभग यही हुआ है कि संख्या अलग अलग है, लेकिन ये प्रश्न लगभग हर साल आता है। हो सकता है कि 21 जनवरी वाले एग्जाम में भी यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। ठीक है ना, जो चारों ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन में जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, सब में सेम लिखा हुआ है। किसी में ऐसा नहीं है कि किसी में कोई नई संख्या आई हो या किसी ऑप्शन में कोई नई संख्या जुड़ी हो, नहीं, सब में सेम ऑप्शन है, लेकिन क्रम उनका अलग अलग है, क्रम उनका चेंज है। ठीक है ना, और हमको कौन सा क्रम बताना है, तो अवरोही क्रम हमें बताना है। ठीक है, तो एक शब्द होता है जिसको हम लोग आरोही कहते हैं, आ प्लस रोही क्या होता है, आरोही। ठीक है ना, तो आ शब्द से एक लगा लीजिए आइडिया की आ का मतलब आपको आगे की तरफ ले जाने की बात कर रहा है,
और अव शब्द का अर्थ होता है अवरोही। अवरोही मतलब किसी चीज को रोकना है, ठीक है ना। अवरोही यानी कम करना है, गति आपको कम करना है, यानी आपको घटना है, ठीक है ना। यानी आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम। याद करने का ये तरीका होता है। अव शब्द का अर्थ होता है घटते हुए, ठीक है ना। और अवमंदन होता है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए किसी एक ऑप्शन को, इन जितने ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आपको ले लेना है, ऑप्शन को उठा लेना है। और करना क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि 10.5 सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। 10.5 को यहां पर मैं लिखूंगा अभी। उसके बाद से अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि 1.50 दिया हुआ है, इसको भी अभी हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि 1.05 लिखा हुआ है, 1.05 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी भिन्न के रूप में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, 1.055 लिखा हुआ है, 1.0 कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है कि 1.005 लिखा हुआ है, 1.005 लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। और अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.155, अगला ऑप्शन है 0.155, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को लगाना, अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके को आप सीख लेंगे तो बहुत ही कम समय में आप आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस में इन चीज़ों को ला लेंगे तो आप कम से कम समय में इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 10.5 लिखा हुआ है। और 10.5 को अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, तो 10.5 को अगर आपको भिन्न के रूप में लिखना है तो आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा। भिन्न को अगर दशमलव संख्या को अगर भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है ना, दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखना है तो ये तरीका है कि आप कुछ समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, उस संख्या में दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव है भी या नहीं भी, ठीक है ना। तो इसमें मैं अगर दशमलव को भूल जाऊंगा तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बन जाएगी मेरी 105 बन जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी, 105 बन जाएगी। और मैं बटे का चिन्ह लगा दूंगा और बोलूंगा कि दशमलव का मतलब 1 और उसके आगे एक अंक है तो 1 0, यानी कितना आ गया, 105/10 आपका आ गया, ठीक है ना। पहली संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख दिए। उसके बाद से अगली संख्या है तो वैसे ही बोलना है, इसमें भी बटे का चिन्ह लगा दीजिए, भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, बोलिए कि दशमलव का मतलब 1 और एक अंक और 2 अंक यानी 2 0, यानी दशमलव भूलने पर कितना आएगा आपका, दशमलव को जब हम भूल जाएंगे तो 150 आएगा और बटे में कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, ठीक है। आ रही है समझ में बात। इसी प्रकार से इसको भी अगर हम क्या कहेंगे तो कह देंगे कि दशमलव का मतलब 1 और 1 0 और 2 0, 2 अंक का मतलब 2 0 हो गया, कितना हो जाएगा, ये भी 105 बटा में कितना हो जाएगा आपका, 105 बटा में ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं तो ये हो जाएगा दशमलव का मतलब 1, एक अंक का मतलब 1 0, 2 अंक का मतलब 2 0, 3 अंक का मतलब 3 0, यानी 1055 बटा में 55 बटा में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले प्रश्न में भी इसी तरह बोलेंगे, 1005 बटा में 1000 हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1005 बटे में 1000, ठीक है ना। अगले वाले में क्या आ जाएगा, तो अब जब भूलेंगे इसमें तो बस 155 बनेगा, क्यों, क्योंकि 0.155 है, उसके बाद से दशमलव का मतलब 1, एक अंक का मतलब 1 0, 2 0, 3 0, यानी 155 बटा में कितना आएगा,
तो आपका आएगा 155 बटा में 1000 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीजें आ चुकी हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो जो इसका हर है इसमें भी 1000 आ चुका है, इसमें भी 1000 आ चुका है, इसमें भी 1000 आ चुका है। ठीक है, यानी तीन ऐसी संख्याएं भिन्न की बन रही हैं जिसमें सबका हर समान है, सबका हर समान है, इक्वल है। ठीक है ना, सबके हर में 1000 आ रहा है। देखिए इसके हर में भी 1000 आ रहा है, इसके हर में भी 1000 आ रहा है, तीनों के हर में 1000 आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है ना, इस तरह के सवाल में जीरो को अधिक करने का प्रयास करिएगा, जीरो को कम करने का प्रयास ना करिएगा। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, यानी 1000 वाली संख्या को 100 बनाने का प्रयास मत करिएगा। 100 जो है उसको 1000 कैसे बनाया जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसके बट्टे 10 है, 10 को मैं 1000 बनाना चाहता हूं, तो 10 को मुझे 1000 बनाने के लिए 2 जीरो की आवश्यकता है, तो ऊपर भी मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा। ठीक है, हो गया हमारा। ये 2 जीरो यहां पर है, 1 जीरो की आवश्यकता है, ऊपर 1 जीरो बढ़ गया, कोई बात नहीं। नीचे है, यहां पर भी 1 जीरो की आवश्यकता है, तो ऊपर भी 1 जीरो की आवश्यकता है। और बाकी अब सब आप देखेंगे तो सब में सेम हो गया है। अब जब हर समान हो गया है सब में, तो आप देख लीजिए कि कौन संख्या बड़ी है, कौन उससे छोटी है, कौन सबसे छोटी है। ठीक है ना, अब क्रम लग चुका है। हर को समान करने का बस यही तरीका रहेगा। उसके बाद से आप क्रम में लिख दीजिए। किस क्रम में लिखना है, तो आपको लिखना है अवरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है, तो आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है कि 10,500 बटा में 1000। ये किससे निकल रहा है, तो आपके 10.5 से निकल रहा है। ठीक है ना, तो किस किस ऑप्शन में 10.5 है, तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें 10.5 है, इसके भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 10.5 है। ठीक है, इसके भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 10.5 है, यानी इस ऑप्शन पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, चलिए 10,500 से थोड़ा छोटा कौन सा है, घटते हुए क्रम में मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी सबसे छोटा हो जाएगा। तो 10,500 से आप छोटा अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड वाली जो संख्या है यानी 1500 है। जो ये 1500 बटा में 1000 किससे आया हुआ है, तो सेकेंड वाली संख्या से आया हुआ है, 1.50 से आया हुआ है। तो आप देखिए इसका भी सेकेंड 1.50 है, इसका भी सेकेंड 1.50 है, और इसका सेकेंड 1.50 नहीं है, यानी इस ऑप्शन को भी हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, चलिए अब 1500 से थोड़ा छोटा कौन सा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 1050 है और यहां पर 1055 है। ठीक है ना, यानी पहले कौन आएगा, 1055 वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा, 1055 आएगा। जो निकल किससे रहा है, तो आपके इस ऑप्शन से निकल रहा है 1.055। तो 1.055 आप देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब जब कैंसिल हो गए 3 ऑप्शन, तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका उसी तरह करेक्ट हो गया। आ रही है चीजें समझ में, ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो गया हमारा, उसी तरह करेक्ट हो गया। ठीक है ना, अगर उससे भी नीचे देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, इसके बाद से कौन सी संख्या आएगी, तो 1050 वाली आपकी संख्या आ जाएगी। 1050 किससे मिला है, तो 1.05 से मिला है। तो 1.05 से नहीं, सॉरी, जो 1050 वाली संख्या है वो किससे मिली है, तो 1.05 से मिली है। तो 1.05 हमारा कहाँ आ रहा है, तो 1.05 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हुआ है, 1 मिनट पॉज करो उसको थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 1055 है इसके बाद से 1050 वाला आएगा, और ये हम किससे निकाले हुए हैं, तो 1.05 से निकाले हुए हैं। ठीक है ना, तो जो 1055 वाले के बाद से अब हमारा कौन सा आ जाएगा, 1.05 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद से कौन सी संख्या आएगी, तो 1050 से छोटा आप देख पा रहे होंगे तो 1005 है। ठीक है ना, 1005 है।
और ये किससे निकला हुआ है, तो 1.055 से निकला हुआ है। तो 1.055 यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में। उसके बाद से क्या है, 0.155 है, तो ये आपका तो सबसे लास्ट में पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें काफी इसमें ज्यादा लिख देने की वजह से थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आप चीजों को समझ चुके होंगे कि क्या कैसे इसको लगाना है। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सबको भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलने के बाद से 0 को बराबर कर लीजिए, और जो सबसे बड़ा है उससे छोटा है उससे छोटा है, बस अंश में ध्यान देना है। हर से उसके बाद से कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हर समान हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको अंश से लेना देना रहेगा, हर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड यानी फैक्टर। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, सपोज करिए कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 100 है, 100 में जिन जिन संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, उन सभी संख्याओं को इस संख्या का गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। यानी मान लीजिए 100 को एक पूरा डिवाइड कर सकता है, तो 100 का एक एक फैक्टर हो जाएगा। 2 भी डिवाइड कर सकता है पूरा, तो 2 भी एक फैक्टर होगा। 3 डिवाइड नहीं कर सकता है तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 इसको पूरा डिवाइड कर सकता है, 25 बार भाग जाएगी आपकी, पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। यानी 4 भी इसका एक गुणनखंड है। तो वैसे ही पूछा हुआ है कि 3630 यानी 3630 का एक गुणनखंड पूछा हुआ है। तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन इसमें गुणनखंड होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नीचे से शुरुआत करते हैं। तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और 5 के डिविजिबिलिटी रूल को अगर आप पढ़ेंगे, विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कटती है, ठीक है। तब तो ये तो गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड नहीं है, हमसे पूछा है प्रश्न, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ये सही नहीं होगा, ठीक है। अगले ऑप्शन का मिलान करते हैं, 3 से देखते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। तो 6 3 9 3 12, ठीक है ना। 12 में अब 3 से भाग देकर देख लीजिए, अगर पूरा जा रहा है तो इसमें भी 3 का भाग पूरा जाएगा। तो जा रहा है 4 बार, तो यानी 3 का भाग इसमें चला जाएगा, यानी 3 का भाग इसमें चला जाएगा, यानी 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड नहीं है, हमसे पूछा है। उसके बाद से क्या कर रहा है कि 11 से आपको चेक करना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो सम स्थान पर अंक आए हैं, सम स्थान पर जो अंक आया है और जो विषम स्थान पर अंक आया हुआ है, सबसे पहले ये देखिए सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है। तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, ठीक है ना। इसमें विषम संख्या कौन है और सम संख्या कौन है, स्थान में, प्लेस में। तो प्लेस में आप देख रहे हैं कि ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, यानी सम स्थान पर कौन कौन से अंक आए हैं, तो 6 और 0 आया है। तो 6 और 0 को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है कि विषम स्थान देखिए, तो विषम स्थान आपका 1 है, तो 1 के स्थान पर 3 आया हुआ है, और अगला विषम स्थान 3 है, 3 के स्थान पर 3 आया हुआ है। 3 और 3 को जोड़ दीजिए, देखिए तो इधर देख रहे हैं कि 6 आया हुआ है, इधर देख रहे हैं कि 6 आया हुआ है। जब योगफल समान दोनों तरफ दिखता है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग जब इक्वल दिखाई देगा, तो समझ लीजिए कि 11 का भाग उसमें चला जाएगा। चाहे तो इक्वल दिखाई देना चाहिए, चाहे तो उनके बीच डिफरेंस 11 यानी 11 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे तो जैसे मान लीजिए 6 6 बराबर हो जाएं, चाहे तो यहाँ पर दोनों एक ऐसी संख्या आ जाए कि दोनों का हम डिफरेंस करें तो 11 का डिफरेंस हो उसमें, ठीक है। तो ये संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, यानी 11 भी इसका एक गुणनखंड होगा ही होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो उसी तरह सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 9 का भाग देंगे अगर इसमें, तो 9 का भाग 9 चौके 36 तो हो जाएगा। उसके बाद से 9 3 27 आपका देखेंगे 3 वगैरह बचने लगेगा, फिर ऐसे ही भाग दशमलव में जाने लगेगी, ठीक है ना। और गुणनखंड हम तब कहेंगे जब कुछ रिमाइंडर ना बचे, भाग दशमलव में नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आसान प्रश्न है।
100 लाख, क्या लिखा है 100 मैं लिख दे रहा हूं, ये 100 हो गया और इसके आगे लाख लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके आगे लाख लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, 100 को 100 रहने दे रहे हैं, इंटू लाख का मतलब आप जानते हैं कि एक के आगे कितना जीरो हो जाता है, 5 जीरो हो जाता है, ठीक है ना, लाख हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो एक के आगे 2 जीरो इधर का पड़ेगा, 2 जीरो ये वाला और 3 जीरो, ठीक है ना। अब गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना आ गया, 1 करोड़ आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया, ठीक है ना। कि वो देखिए बादाम है, किशमिश है और काजू है, उनको क्या कर रही है कि आपस में मिक्स कर दे रही है, मिश्रण बना दे रही है उसका, ठीक है ना। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट तैयार हो रहा है, कितने, 3 दर्जन। 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, तो 3 दर्जन किसके बराबर हो जाएगा, 12 36 पैकेट तैयार हुआ है इससे, कितना पैकेट, 36 पैकेट तैयार हुआ है। और पूछ रहा है कि प्रत्येक मतलब एक पैकेट में कितना ग्राम, ग्राम में पूछा हुआ है, एक पैकेट का भार क्या है। अब आप सोचेंगे कि सर आप कैसे जान गए कि ग्राम में पूछा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ध्यान देंगे तो सारा का सारा ऑप्शन ग्राम में दिया हुआ है, यानी हमसे ग्राम में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, सबको हम लोग ग्राम में बदल ले रहे हैं। तो 4.8 किलोग्राम है, 4.8 किलोग्राम है, अगर इसको ग्राम में बदलना है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 4.8 किलोग्राम में इसमें 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, गुणा कर दे रहा हूँ। तो गुणा करेंगे तो होगा क्या कि आपका 48 के आगे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा और एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, यानी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 4800 आ रहा है। यानी सबसे फर्स्ट में बादाम कितना हो जाएगा आपका, तो बादाम हो जाएगा, बादाम आपका 4800 ग्राम हो जाएगा, बादाम कितना हो गया, 4800 ग्राम। उसी प्रकार से अगला किशमिश तो दिया ही है, किशमिश का तो दिया ही है, किशमिश का कितना दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि किशमिश का दिया हुआ है 2500 ग्राम, तो किशमिश का पहले से दिया है, 2500 ग्राम किशमिश है। 3.5 ग्राम है, इसमें भी एक स्थान पर दशमलव था, गुणा किए तो जैसे 4800 आया है उसी प्रकार वो 3500 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है वो चीज, क्या चीज है, काजू है ये, काजू को आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा कि काजू 3500 ग्राम, ठीक है, 3500 ग्राम। टोटल मिक्सचर जब वो कर रही है तो कितना ग्राम बन रहा है, सबसे पहले टोटल मिक्सचर देखेंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3000 यहां पर है, 3 2 5 5 4 9000, तो सीधे सीधे आ गया, जोड़ने का यह आसान तरीका, ठीक है ना। ये 3000, ये 2000, ये 4000 इसमें शामिल है ना। तो आप देख रहे हैं कि 4 2 6 6 3 9000, तो ये आ गया। और क्या बच रहा है, ये 500 की 502 दो 500 का ग्राम है, यानी वो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम और 800 हुए है कि, ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा 1800 ग्राम। और तो 9 एक आपका कितना हो जाएगा 10,800 ग्राम, सही है ना, 10,800 ग्राम हो जाएगा। यानी मेरे पास टोटल 10,800 ग्राम है और 36 पैकेट मुझे तैयार करना है, वो भी बराबर बराबर, ऐसा नहीं कि किसी में कम किसी में ज्यादा। सपोज करिए कि अगर 100 को, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है 100 है, 100 को मैं 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे, 100 को 2 लोग बराबर बराबर बांटना है तो 50-50 आप देंगे, लेकिन वो 50 प्राप्त कहां से होता है, तो आप जानते हैं कि 100 में 2 से भाग दे देंगे तो 50 आपको एक मिल जाएगा, एक 50-50 के रूप में, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि 36 से इस पैकेट, इस ग्राम में भाग दे देंगे, 36 पैकेट तैयार हुआ है इतना ही से, तो कितने, एक पैकेट में कितना ग्राम आया होगा पता चल जाएगा। तो यानी आपका कितना है, तो 10,800 ग्राम में किससे भाग देंगे, तो 36 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 तिहाई 36 होता है और 12 नवा 108 होता है और 2 जीरो और है,
ठीक है ना। 3 से भाग देंगे तो 3 तिली के 9 यानी 300, यानी 300 ग्राम आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 300 ग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कोई वर्ग है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, एक वर्ग है और वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ठीक है ना। भुजा को दोगुना कर दे रहा है तो पूछ रहा है क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। आसान सवाल। आप जानते हैं कि स्क्वायर यानी कोई भी वर्ग होता है उसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा पहले कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका 25 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भुजा को दोगुना कर दे रहा है। कुछ नहीं, जब दोगुना भी हो जाएगी तो भुजा को दोगुना मैं कर दे रहा हूँ, 5 दूना के 10 सेंटीमीटर की तब भुजा हो जाएगी, यही ना होगा। तो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो 10 इंटू 10 आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 25 से कितना हो गया, 100 हो गया, कितना गुना बढ़ गया, तो 100 में आप 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 4 गुना बढ़ गया, ठीक है ना। एरिया कितना बढ़ गई है उसकी, 4 गुनी बढ़ गई है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न आपके सामने है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह का चयन करना है, ठीक है ना। कौन बढ़ते हुए क्रम में है, यानी आरोही क्रम में है, ठीक है ना। देखिए आरोही अवरोही क्रम से 2 सवाल आपके प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो यानी आप समझिए कि आपके लिए आरोही और अवरोही क्रम कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको भी आप किसी एक ऑप्शन को आपको ले लेना है, उठा लेना है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए, 1 मिनट, कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए कि 1/3, पहला है 1/3, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है 1/4, और उसके बाद से क्या लिखा हुआ है 1/2। फर्स्ट ऑप्शन को मैं उठा लिया हूं, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। इस सवाल के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये सवाल तो इतना इजी है कि आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए यहाँ हर में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। एक ऐसी संख्या आपको मन में सोचना है जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए, 2 का भी भाग चला जाए, ठीक है ना। तो उस संख्या को सोचने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या उसी का टेबल आप पढ़िए, आपको संख्या मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो 4 एकम 4, टेबल शुरुआत होती है तो 4 एकम 4 होगा, तो 4 में 4 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, लेकिन 3 का नहीं जाएगा, इसलिए 4 को नहीं लेंगे। 4 दूना के 8, आप देखेंगे 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, लेकिन इसका 3 का नहीं जाएगा, ठीक है। 8 के बाद 4 तिहाई 12, 12 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी और 3 का भी चला जाएगा, ठीक है ना। कुछ मत करिए, किसी भी संख्या में आपको पता होगा, किसी भी संख्या में अगर किसी सेम संख्या से अगर 3 संख्याएं हमको तुलना करना है, सपोज करिए कि 3 संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए कि एक संख्या है 10, एक संख्या है 11, एक संख्या है 12, हमें इन तीनों संख्याओं में तुलना करना है। और मैं क्या कर दे रहा हूं कि पहली संख्या में 1 जोड़ दे रहा हूं, अगली संख्या में 1 जोड़ दे रहा हूं, और अगली संख्या में 1 जोड़ दे रहा हूं। क्या तुलना करने में कोई परिवर्तन आएगा? बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा। जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में पहले था वही डिफरेंस अभी भी बरकरार है, डिफरेंस कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि 12 से इस भिन्न में गुणा कर देंगे, जो 12 आया है आपका, 12 से इन सभी भिन्नों में गुणा कर दीजिए, बस 12 से गुणा करिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक को 12, 4 आ गया, 4 3 12, ये 3 हो गया, और 2 6 12, ये 6 हो गया, ठीक है ना। और क्या पूछा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा आप कौन सा देख रहे हैं, तो सबसे छोटा 3 है, तो 3 वाला फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 1/4। सबसे पहले 1/4 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है। इसके बाद से 1/4 के बाद से क्या हो जाएगा, 3 के बाद से 4 आएगा, 4 के बाद यानी 1/3, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर ये हो गया। और उसके बाद से सबसे लास्ट में 6 वाला, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने
कि संगीता नाम की कोई लड़की है, एक साबुन खरीदना चाहती है। प्रश्न आपके सामने है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। साबुन का मूल्य क्या है? तो साबुन का मूल्य आपका 10 रुपए है। सॉरी, एक मिनट, साबुन का मूल्य क्या है? तो साबुन का मूल्य है 10 रुपए। ठीक है, चलिए, साबुन का मूल्य 10 रुपये है। अब क्या है, कह रहा है कि उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। एक सिक्का है कितने रुपए का? 5 रुपए का। 5 रुपए का सिक्का है, कितना? एक ठो है, तो यानी 5 रुपया टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद से 5 रुपए का एक सिक्का हो गया। दो 1 रुपए के सिक्के, मतलब दो सिक्के हैं और कितने रुपए का? 1 रुपया का। यानी सिक्का कितना है? तो यानी 1 रुपया का सिक्का है। ये कितना था? 5 रुपए का था। 1 रुपया का सिक्का उसके पास कितना है? 2 1 रुपए के सिक्के हैं। तो 1 रुपया का सिक्का है उसके पास कितना? 2। तो यानी टोटल रुपया उसके पास कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 5 50 पैसे के सिक्के, यानी 50 पैसे का सिक्का है उसके पास। 50 पैसे का सिक्का कितना है? 5 है। ठीक है ना। 50 पैसे को अगर रुपये में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको किससे गुणा करना है? तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कितना आ जाएगा? 2.5 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। 50 पैसे का अगर 5 सिक्का रहेगा तो 2.5 रुपया आपके पास हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे 5 2 7, 7 2 9, 9.5 रुपए उसके पास हो चुका है। 9.50। कितने की जरूरत और है? 50 पैसे की, यानी 10.50 रुपए की। कितने की? 10.50 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रूबीना नाम की कोई लड़की है, कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है ना। 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की है। वो 16:50 बजे अपनी यात्रा को स्टार्ट की है और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। ठीक है ना। उसी दिन नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है ना। यानी उसी दिन 16:50 बजे शुरू की है और 21 कितने पर? 21:15 पर वो पहुंच गई है। ठीक है ना। यानी 16:50 पर शुरुआत हुआ, 21:15 पर पहुंच गई है। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। तो किसमें से? 21:15 में से क्या घटाएंगे? 16:50 घटाएंगे। और समय का आप लोग जोड़ या घटाना आप लोग जानते होंगे। तो घटाते समय आप देखिए, इधर क्या है आपका? 15 मिनट है और इधर क्या है? नीचे 50 मिनट है। तो 15 मिनट में से 50 मिनट घटेगा नहीं, तो आपको हासिल लेना पड़ेगा। तो इधर से आप एक हासिल ले लीजिए। तो ये क्या है? इधर आपका घंटा में है। हासिल देगा तो चीजें घंटा में जाएंगी और उधर जाके ऐड होंगी। किसमें ऐड होना है? घंटा को मिनट में ऐड होना है। तो कैसे ऐड होगा? देखिए, जब ये 21 है तो जब उधर एक हासिल देगा, यानी एक नहीं देगा, 1 घंटा देगा और 1 घंटा में उधर जुड़ेगा कितना? 60 जुड़ेगा। तो जब यहाँ ऊपर 60 मैं मान ले रहा हूँ 60, तो आपका कितना हो जाएगा? तो 60 10 70 5 75। हासिल देने के बाद वो 75 हो जाएगा और 75 में से जब 20 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? तो 25 बचेगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना। और ये कितना हो गया है? तो 21 था, हासिल देने के बाद से 20 हो गया है। यानी यहां से 20 में से 16 घटेगा तो आपका 4 25। यही तो अंतर है। यानी ठीक है ना। 4 घंटे 25 मिनट का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना। यही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए थे। अब आप सभी लोग देखिए, तय करिए कि कितना आखिरकार कठिन पेपर में प्रश्न आ रहा है। मैथ में बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है, हमारे हिसाब से बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, जो सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट का एग्जाम का अगर उसको आप पास करना चाहते हैं तो सीटेट का एग्जाम बेहतर प्रदर्शन करने के लिए 3 महीने का एग्जाम है।
अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो एग्जाम 3 महीने आपसे समय मांगेगा, 3 महीने का समय आपसे लेगा। आप 3 महीने में बहुत अच्छा कर सकते हैं सीटेट एग्जाम में। 2 महीने आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को दे दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं आपको पता है तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, चाहे वो सीडीपी का हो, ईवीएस का हो, हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का ही, जो इंग्लिश लेते हैं लोग हिंदी की जगह पर इंग्लिश का ही हो। आपको क्या करना है कि आपको 2 महीने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे इसी में हम सिखा रहे हैं आरोही क्रम क्या है, भिन्न क्या है, दशमलव क्या है, ठीक है ना, ज्योमेट्री से संबंधित चीजें पूछी गई हैं, तमाम चीजें हैं। तो 2 महीने आप कॉन्सेप्ट सीखिए और 1 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आपका मार्क कम से कम 120 प्लस ही रहेगा, 120 प्लस ही रहेगा 150 में, जो 1 महीने लगातार प्रैक्टिस किया हो। सीटेट एग्जाम सबसे ज्यादा अगर बेहतर से बेहतर नंबर में अगर ग्रोथ लाना है तो आपका वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा ही ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।